हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? डियर रेगुलर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के जुडिशरी इंसाइट्स। थोड़ा सा लोगो अपडेट किया हमने, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको नया लोगो थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा किया है। अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को भी सीख रहे हैं, तो बताना कि आपको कैसा लगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS को हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, मैंने आपको कहा था कि यूट्यूब पर भी मैं इस तरह से कोशिश करूँगा। ये क्विक रिवीजन वैसा रिवीजन नहीं है कि आपको एक ही क्लास में पढ़ के सुना दिया, ऐसे तो आप कहीं से खुद भी पढ़ सकते हो। वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सो दैट योर अंडरस्टैंडिंग, okay, so you can improve your legal reasoning, why and what and how and by whom such questions can be solved. टू अंडरस्टैंड अ लॉ यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो हम बिल्कुल उस तरह से इसको कवर कर रहे हैं। और CRPC के साथ, क्योंकि CRPC आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो दोनों के लिए पिछले कंपैरिजन के साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक लीगल डिबेट है कि भाई नए लॉ आए हैं तो क्या चेंजेस आए हैं। सो पिछले क्लास में हमने चैप्टर 14 को कवर किया था, ठीक है। तो चैप्टर 14 में आपने देखा था पिछली बार आपके प्री रिक्विजिट कंडीशंस को। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 ऑफ दी BNSS। ये जो चैप्टर कवर करता है ये आपका सेक्शन 210 से 222 तक कवर करता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये CRPC में क्या था, देखो, BNSS वर्सेस CRPC, ये 1973 का एक्ट था, ये आपका 2023। यहाँ पे आज हम डील करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम सेक्शन 210 टू 222। यही चैप्टर यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 हुआ करता था 190 से लेकर के 199 तक। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज आप सब जजेस बन जाएंगे, कल को लीगल अफसर बन जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे एज एन एडवोकेट इन अ लीगल फील्ड। यू मस्ट बी अवेयर कि कोई भी न्यायालय, कोई भी कोर्ट कब किसी मैटर का आपका कॉग्निजेंस ले सकता है, यानी कोई भी कोर्ट किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को कब स्टार्ट कर सकता है। चैप्टर 15 डील करता है ऐसी कंडीशन विच रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। अंडरस्टूड? मतलब भाई कोई कोर्ट जो है, हाउ द कोर्ट विल टेक द इनिशिएशन इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यानी किसी केस का भी क्रिमिनल कोर्ट किस तरह से इनिशिएट करेगा, उसको आज हम डील करेंगे। देखिए, जब हम CRPC पढ़ें या BNSS पढ़ें, ये एक प्रोसीजरल लॉ है, और हम ये चीज़ पहले क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हाउ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वर्क्स, किस तरह से किसी विक्टिम के साथ जब कोई ऑफेंस हो जाता है तो किस तरह से वो इंफॉर्मेशन दैट कन्वर्टेड इनटू FIR कैसे लॉज होती है। कॉग्निजेबल है तो FIR होगी, अगर इन केस में नॉन कॉग्निजेबल है तो NCR होगा। अब उसके बाद IO का अपॉइंट होना, रिपोर्ट्स का जाना थ्रू सुपीरियर पुलिस अफसर, थ्रू मैजिस्ट्रेट, देन IO के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना, और इन्वेस्टिगेशन के बाद आपकी चार्जशीट फाइल होना, जिसे हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। यहाँ तक हम लोग पिछले सारी क्लासेज में कवर कर चुके हैं 193। देखिए, जो हमने पिछला चैप्टर नंबर पढ़ा था वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमने कानून की व्यवस्था में जो क्रिमिनल केसेज है उसको 3 हिस्सों में बांटा था। एक था हमारा प्री ट्रायल प्रोसीजर, एक है आपका ट्रायल, और फिर होता है आपका पोस्ट ट्रायल। अब प्री ट्रायल में एक आपका पोर्शन होता है इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस करती है। यहाँ पे आती है इंक्वायरी, ये कोर्ट करता है। इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी, इट इज डिस्क्रिशनरी। इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही होगा, टिल इसका आउटकम क्या होगा, पुलिस रिपोर्ट, चालान, चार्जशीट। इंक्वायरी उस चीज़ को क्लियर करता है, ट्रायल में उसके चार्ज फ्रेम होने से लेकर के अप टू उसका जजमेंट, एक्विटल और कन्विक्शन, दोनों चीज़ें। एंड देन आपका अपील एंड अदर बाकी एग्जीक्यूशन ऑफ द जजमेंट, वो सब चीज़ें पोस्ट ट्रायल में आ गई। तो अभी तक हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ चुके हैं, इंक्वायरी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें कि यहाँ पे इस पोजीशन पे कानून स्टार्ट करता है। एंड हाउ इट विल स्टार्ट, इट विल चेक द चैप्टर नंबर 15। द मैजिस्ट्रेट विल चेक चैप्टर नंबर 15 कि भाई मैं इसका कॉग्निजेंस ले सकता हूँ कि नहीं, ऐसे कंडीशंस विच रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखो व्हेन कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस एंड हाउ कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस।
मैंने आपको बताया सारा व्हेन और हाउ, व्हाट, बाय हुम, इसी का खेल है लॉ में, फ्रॉम सेक्शन 210 से लेकर के 222 तक। अब 210 में कुछ नहीं करना, सिंपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 210 देखिए सेक्शन क्या करता है, यहाँ पे दो ही बात कहता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये एम्पावर्ड है बाय बीएनएसएस, या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इफ एम्पावर्ड बाय सीजेएम, इसको एम्पावरमेंट चाहिए सीजेएम से, और ये बीएनएसएस से एम्पावर्ड है। ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं किसी भी मैटर का। किस तरह ले सकते हैं, तीन चीज़ें हैं जी यहाँ लेने की। सबसे पहला है कंप्लेंट, इनको डायरेक्ट विक्टिम या कोई भी इंडिविजुअल, एनी पर्सन कैन ब्रिंग द क्रिमिनल लाइन टू मोशन, कोई कंप्लेन लेकर आता है। दूसरा पुलिस रिपोर्ट, पीआर, चालान, चार्जशीट अंडर सेक्शन 193। और तीसरा आता है सुओ मोटो, SUO, सुओ, MOTTO, सुओ मोटो। सुओ मोटो होता है कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कोर्ट स्वतः संज्ञान वहाँ पे ले ले। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को सीजेएम एम्पावर करता है फ्रॉम सेक्शन 210 टू सब सेक्शन 2, ये सिर्फ इसकी बात कह रहा है। और जो मैंने आपको पहले चीज़ बताई ये 210 का सेक्शन 1 है। क्लियर, 210 कंप्लीट। अब देखो इसको एक क्विक स्टडी करेंगे बिल्कुल। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर नंबर 15 के प्रोविजन को देखते हुए कोई भी मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का है, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, मैंने यही तो कहा आपको, स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय सीजेएम, ठीक है, वो कॉग्निजेंस ले सकता है अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ द फैक्ट्स इंक्लूडिंग, ये बाद में ऐड हुआ, ये आपके सीआरपीसी में नहीं था। ये जो चीज़ है ना यहाँ से यहाँ तक, ये सीआरपीसी में नहीं थी, ये न्यूली एडेड है, तो इसको मार्क कर लें कि अगर पहले सिर्फ सीआरपीसी अपने लॉ की बात करता था, अब बीएनएस की, आईपीसी की बात करता, अब ये कह रहा है किसी भी दूसरे लॉ में, एनी अदर लॉ विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, कंप्लेंट हो गया। दूसरा हो गया पुलिस रिपोर्ट। अब ये फिर से यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हुई है, जो नया ऐड हुआ उसको लिख लेना, सबमिटेड इन, इसको नया वाला यहाँ इतना है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो दोबारा से ऐड हुई हैं। सच फैक्ट, पुलिस रिपोर्ट, चाहे वो उसका, वो तो हमने पढ़ चुके हैं सेक्शन 193 में। अपॉन सच इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस वर्ड को। जो कोर्ट को इन्फॉर्मेशन वो अगर पुलिस का अधिकारी के द्वारा मिली है तो वो इसके क्लॉज सी में नहीं आएगा, वो सुओ मोटो में नहीं आएगा। यानी कि कोर्ट को किसी भी व्यक्ति ने कोई खबरी लगाओ, किसी भी एनी सोर्स डिस्क्लोज नहीं होगा, या कोर्ट को स्वतः पता लगा, भाई किसी तरह से भी उसको पता लगा ये उसका हेडेक है, तो वहाँ पे वो उसका कॉग्निजेंस ले सकता है। तो तीन तरीके हो गए, कंप्लेन, पुलिस रिपोर्ट एंड सुओ मोटो। सब सेक्शन 2, द सीजेएम में एम्पावर जेएमएससी हम बोलेंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, टू टेक कॉग्निजेंस विद इन हिज, भाई वो कितने केसेज के ले सकता है, कौन से केसेज ले सकता है, डिपेंड अपॉन सीजेएम। हायरार्की ऑफ कोर्ट आपने पढ़ा है ना, सीजेएम इज द बॉस ऑफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं, और सीजेएम जेएमएफसी होता है, बट वो सबसे सीनियर मोस्ट और सब ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, इसलिए उसको एक बंदे को अपॉइंट कर दिया जाता है। सेक्शन 210 क्लियर। फिर आते हैं 212 में, 11 में। अब 11 कहता है भैया एक्यूज के राइट की बात कह रहा है। मैं एक एक्यूज हूँ, सपोज कर लो, मान लो ये एक बंदा एक्यूज है, कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। सुओ मोटो कहाँ पे ले रहा था, 210 के सब सेक्शन 1 के क्लोज सी में। देखो जहाँ सी आ जाए, सी मतलब कोर्ट संज्ञान ले रहा है, तो कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि मैजिस्ट्रेट उसको ये बताए कि मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन से इसका संज्ञान लिया है, अगर आप चाहो तो किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट से अपनी सुनवाई करा सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो क्यों दी जाती है, फॉर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्यों दिया जाता है भैया, देखो किसी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैंने तुम्हारा कॉग्निजेंस ले लिया, अब लेकिन तुम चाह रहे हो कि मैंने तुम्हारा, तो हो सकता है मेरा पर्सनल रिवेंज हो तुमसे, तो यहाँ पे राइट है एक्यूज्ड का, इसको एक्यूज्ड के राइट में लिख लेना, यहाँ लिख लेना राइट ऑफ एक्यूज्ड, कि मैं चाहूँ तो किसी और मैजिस्ट्रेट से अपनी सुनवाई कर सकता हूँ। एंड इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी, एक्यूज सेल वर्ड यूज हुआ है, बिफोर एनी एविडेंस टेकन, एविडेंस देने से पहले। क्लियर। अब जब ट्रांसफर की बात कह रहा है तो भैया 212 और 213
ये ट्रांसफ़र 211 वाला ट्रांसफ़र नहीं है, 211 वाला ट्रांसफ़र नहीं है। ये ट्रांसफ़र क्या है कि मान लो आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, स्पेशली एम्पावर्ड बाय सीजेएम टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ ए थेफ्ट केस, मान लेते हैं। तो अब मान लो आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीजेएम हो, जेएमएफसी हो, तो आप अपने से नीचे वाले किसी मैजिस्ट्रेट को केस भेज देते हो। आपने कॉग्निजेंस लिया और नीचे वाले को भेज दिया, क्लियर। तो उसमें क्या है, जो सीजेएम है भाई वो अपने से किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को असाइन कर सकता है। तो उस केस में हम उसको कहेंगे मेकिंग ओवर ऑफ द केस। जब हरारकी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, कहाँ जाता है, ऊपर से, या कह रो बना लो ऊपर से नीचे, क्या होगा, मेक ओवर। लेकिन कुछ केसेज ऐसे भी तो होते हैं जहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट ट्रायल लेगा। ये किसने बताया, ये हमें स्केड्यूल 1 ने बताया। अब जहाँ पे डायरेक्ट भाई कोर्ट ऑफ सेशन को लेना है, डायरेक्ट इन द सेंस कि कॉग्निजेंस वो नहीं ले रहा, बट ट्रायल उसको चलाना है। देखो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो आप लोग। होता क्या है कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक होता है कि जहाँ पे कोई कोर्ट ऑफ सेशन है, ये आपका कोर्ट ऑफ सेशन है, ये किसी अपराध का स्वतः डायरेक्ट संज्ञान नहीं ले सकता, जो हम 210 में पढ़े हैं। मान लो कोई केस हो गया, क्रिमिनल केस, केस 1, इसका पहले एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट क्या लेगी, कॉग्निजेंस लेगी, और मैजिस्ट्रेट कोर्ट इसको भेजेगी फिर कोर्ट ऑफ सेशन में। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस पॉइंट। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। उसके हम आगे बात करें किस तरह से हाई डिग्निटरी के जो डिफेमेशन है 222 में पढ़ेंगे, वहां पे किस तरह से संज्ञान लिया जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट जनरल रूल क्या है, या लिख लेना आप अपने नोट्स में ना, वहीं लिख लिया करो, ऐसे लिखो जनरल रूल, कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट टेक दी डायरेक्ट कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। फिर नीचे लिखेंगे उसका एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन अगले सेक्शन में जब हम आएंगे, हाई डिग्निटी के डिफिनेशन में, प्रेसिडेंट वगैरह के डिफेमेशन में होता है, वो कैसे होता है हम उसके आगे बात करेंगे। सो सेशन कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ओनली ऑन कमिटल ऑफ केस। क्या वर्ड यूज किया मैंने, कमिटल ऑफ द केस, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। यहां आगे लिख लेना, द कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक द कॉग्निजेंस ओनली ऑन कमिटल ऑफ द केस। यानी कि जब नीचे से ऊपर केस जाता है तो उसको कहेंगे कमिटल ऑफ केस। क्लियरली यहाँ पे इसके सामने बनाना यहाँ पे, ठीक है। जब एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड दिस संहिता और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन्फोर्स, नो कोर्ट ऑफ सेशन, इसको हाईलाइट कर लो, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि डायरेक्ट नहीं ले सकता ओरिजिनल में, पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ही जाएगा, अनलेस द केस हैज़ बीन कमिटेड बाय द कोर्ट। भाई मान लो अभी हमारे लॉ लॉजिक साहब जो है, इनका नाम तो नहीं पता बट लॉ लॉजिक के नाम से ही कमेंट करते हैं ये मान लीजिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इन्होंने मैटर का कॉग्निजेंस लिया और इन्होंने देखा कि ये तो मर्डर केस है, डायरेक्टली शुड बी ट्राइड बाई कोर्ट ऑफ सेशन। कहाँ से पता लगा इनको, स्केड्यूल 1 ऑफ द BNSS, वहाँ दिया गया ट्राइबल बाई हुम। तो इन दैट केस ही विल कमिट द केस टू कोर्ट ऑफ सेशन। अब वो कमिटल कैसे होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, बट इस प्रोसेस को कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा ऊपर वाली कोर्ट में केस को भेजना क्या कहलाता है, कमिटल कहलाता है। ठीक है, यानी कि किस केसेस में कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली नहीं ले सकता वो आपने समझ लिया। इट इज द प्रॉपर चैनल ऑफ टेकिंग द कॉग्निजेंस। क्लियर, 213 214 दोनों हो गए आपके। अब आते हैं 215 यानी 215। अब ये देखो, प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, फॉर ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस। अब नेक्स्ट जो बात कह रहा है वो आपका बात कर रहा है स्पेशल सैंक्शंस एंड कंप्लेंट, यानी कि जनरल रूल। फिर मैं वही कहता हूं कि दो चीजें होती हैं हमेशा लॉ में, एक आपका जनरल रूल मिलेगा। जनरल रूल क्या है कि मैजिस्ट्रेट विल टेक कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट एंड सुओ मोटो। अब कुछ इसकी एक्सेप्शंस है, स्पेशल कंडीशंस है। सेक्शन 215 कहता है कि जो ऑफेंस किसी पब्लिक सर्वेंट से, कोर्ट्स या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो कोर्ट कब कॉग्निजेंस ले सकता है, तो कंडीशन लिख लो यहाँ पे, व्हेन द ऑफेंस इज रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स, कोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, द कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ओनली, कंडीशन लिखो, कब,
जब वो पब्लिक सर्वेंट रिटन कंप्लेंट ऑन दी रिटन कंप्लेंट बाय द कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट और द कोर्ट। सेकंड लिखो, अप्लाइज टू ऑफेंस लाइक गिविंग फॉल्स एविडेंस, ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस, है ना, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एटसेट्रा, कंटेम्प्ट के केसेस में, या उन केसेस का अबेटमेंट और अटेम्प्ट। जो मैंने आपको ऑफेंस बताई सारे ऑफेंस यहाँ दे रखे हैं। बीएनएस आप सबने पढ़ा है, बीएनएस हम लोग कर रहे थे तो आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो 215 ने आपको क्या बताया, इसके ऊपर डिटेल में पढ़ लिया, मैंने आपको उसका जिस्ट बता दिया है कि कोर्ट कुछ कंडीशन में कंप्लेन पर ही ले सकता है, और वो कंप्लेन किसकी होनी चाहिए, ठीक है, कंप्लेन इन राइटिंग बाय पब्लिक सर्वेंट कंसर्न, पहली कंडीशन मैंने ये तो लिखवाया आपको। सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू हुम ही इज इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर, या तो वो पब्लिक सर्वेंट या जिसका वो अंडर में काम कर रहा है उसका कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या जो ऑथराइज्ड है बाय गवर्नमेंट रूल, तीन ही लोग कर सकते हैं। या तो वो व्यक्ति खुद, मान लो किसी हवलदार के खिलाफ आपने ऐसा कर दिया तो वो एसएचओ कर सकता है, डीएसपी कर सकता है, एसपी कर सकता है। दूसरा क्या है कि जो ऑफेंस पनिशेबल है कहाँ पे, फॉल्स एविडेंस देने वाले में, उस केसेज में क्या होगा, कोर्ट, जिस कोर्ट में वो फॉल्स एविडेंस दिया गया उस कोर्ट की एप्लीकेशन के ऊपर, समझना इन चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उस केस में भी जिस कोर्ट में वो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिए गए उन्हीं केसेज में ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता, या तो वो कोर्ट या उस कोर्ट के सबऑर्डिनेट के द्वारा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो 215 आपको सिंपल सी एक ही बात कह रहा है कि कोर्ट कॉग्निजेंस कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस का जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में, वो उस कंसर्न पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट पे, उसके किसी सीनियर की, या जो ऑथराइज्ड बाय लॉ है, किसी कोर्ट में फॉल्स एविडेंस दिया गया है तो उस कोर्ट की रिटन कंप्लेंट पे, जहाँ कोर्ट में कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिए गए तो भी उस कोर्ट की कंप्लेंट पे ही लेगा, अदरवाइज नहीं ले सकता कॉग्निजेंस। क्लियर। अब आते हैं 216, ये सीआरपीसी में 195A हुआ करता था, प्रोसीजर फॉर विटनेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग। अब ये 232 हो गया है बीएनएस में, किसी गवाह को धमकाना कि अगर मेरे खिलाफ गवाही दी तो भैया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो विटनेस जो है वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 232। यहाँ पे कंप्लेंट कौन फाइल करेगा, अंडर सेक्शन 232 ऑफ बीएनएस, विटनेस। A witness or any other person may file a complaint in relation to offense 232 अपराध को ही बता रहा है कि भैया जो आपने किसी विटनेस को धमकाया है उस केसेज में। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट सच ऑफेंसेस। 217 कह रहा है कि भैया ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, भाई जब ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है तो वहाँ पे किसका चाहिए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, जो चैप्टर 7 है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट वाला है ना, वहाँ पे आपका 196, 299 एंड 353 बीएनएस खोलो और इनका यहीं पे रिटर्न कर लो। अगर भाई रेगुलर क्लास होती तो बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते इनके इंग्रेडिएंट्स और इनकी पनिशमेंट भी, बट क्विक रिवीजन है ना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसे ऑफेंसेस की, अबेटमेंट, तो उन केसेस में उनकी प्रीवियस सैंक्शन के बिना नहीं कर सकता, ये आपका कीवर्ड हो गया। क्लियर, दिस इज योर कीवर्ड। नेक्स्ट आता है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, जो 197, ये भी आपके ऑफेंस कौन से हैं, अगेंस्ट स्टेट वाले ही तो हैं। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए जो मिनिमम रैंक होगी वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम इंस्पेक्टर होना चाहिए। A criminal conspiracy except previous sanction of central government of the state और the DM, यहाँ पे DM ऐड हो गया, यहाँ DM नहीं था। थर्ड में आता है कि भैया जब कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है अंडर सेक्शन 61 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, तो उस केसेस में क्या होगा, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या DM वो राइटिंग में ना दे दें, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन देने से पहले क्या कर सकती है, इसके अंदर एक इंक्वायरी करा सकती है, और वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, नॉट इंक्वायरी सॉरी, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वर्ड यूज़ करो, यहाँ पे इंक्वायरी वर्ड यूज़ नहीं होगा। एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, और जो पुलिस अधिकारी है
ये MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, ही शुड नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। मिनिमम रैंक क्या होनी चाहिए, मिनिमम रैंक आ गई यहाँ पे। एक अलग से एक पेपर पे ना इनिशियली में बेरेक्ट में चिपका लो, उस पर लिखो मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड ऑफ द पुलिस ऑफिसर। किस किस सेक्शन में, सर्च वाले केस में हमने पढ़ा था, ठीक है, वारंट वाले में पढ़ा था, IO किसको बना सकते हो, पढ़ी थी ना सारी चीज़ें। वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक चार्ट बनाना है, और नहीं बने तो बताना, टेलीग्राम पे आपको बना के भी देंगे। करना पड़ेगा आप लोगों के लिए इतना तो, बस आप लाइक नहीं करते हो और ना ही शेयर करते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 218 पे। अब 218 क्या है कि जब कोई जजेस या पब्लिक सर्वेंट्स हैं, अब इनके ऊपर आपको प्रोसिक्यूशन चलाना है, तो इसमें स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें गाइडलाइंस दी गई थी कि किस तरह से आपके जो जजेस हैं इनके ऊपर अगर प्रोसिक्यूशन चलाना है तो कैसे चलाया जाएगा। एंड इट आल्सो अप्लाइज, द सेम अप्लाइज टू दी आर्म फोर्सेज आल्सो। अब आर्म फोर्सेज में कोई केस चलाना है तो वहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन की ज़रूरत होती है। अब डीम्ड सेक्शन एक वर्ड, या डीम्ड सैंक्शन, सॉरी, यह एक वर्ड यूज लिख लेना 218 में, डीम्ड सैंक्शन। डीम्ड सेक्शन आपका 120 डेज का होता है। चीज़ें समझ में आ गई आपको। इसको देखो क्विक रीडिंग कर देते हैं इसकी फटाफट। व्हेन एनी पर्सन हु इज और वाज अ जज और मैजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट नॉट रिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस सेव बाय विद सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो जज है, पब्लिक सर्वेंट है, और उसे गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना उसके पोस्ट से नहीं हटा सकते, और वो कोई अपराधी बन जाता है कहीं पे किसी भी ऑफेंस के ऊपर, ठीक है, और ये उसने किया हो अपने ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। कोई कोर्ट उसका संज्ञान तब तक नहीं ले सकता, कब तक, जब तक कि वो प्रीवियस सैंक्शन ना ले ले। किसका, जैसा कि लोकपाल लोकायुक्त एक्ट में बताया गया है। अगर वो व्यक्ति एम्प्लॉयड है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ अलेज्ड ऑफेंस, ठीक है, यूनियन में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सेंटर से, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट से, अंडरस्टूड, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अलेज्ड ऑफेंस वाज कमिटेड बाय पर्सन इन रेफर्ड बी, क्लॉज बी, तो उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। क्लियर। अब ये इसको पढ़ लेना एक बार, ऑफेंसेस वाला है ये। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज। मैंने आपको बताया कि सब सेक्शन 1 किसकी बात कह रहा है, सब सेक्शन 1 कह रहा है भैया सीधी सी सिंपल चीज़ है कि जहाँ पे ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई एक्ट किया गया, पब्लिक सर्वेंट है, जज है, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। सब सेक्शन 2 बात करता है आर्म फोर्सेज की। आर्म फोर्सेज किसके अंडर आती हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, 3 हमारी आर्म फोर्सेज हैं, तो यह फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चाहिए। अब थर्ड कह रहा है यहाँ पे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का भी आएगा, जब हम पढ़ते हैं ना जहाँ पे आपकी पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए किसी को डिप्लॉय किया गया, उस केसेज में क्या होता है, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से रिप्लेस किया जा सकता है। क्लियर। अब इसका सब सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये किसी पर्सन को कर सकते हैं कि किस मैनर में उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जाए, ठीक है, क्लियरली क्या चलाया जाए, प्रोसिक्यूशन चलाया जाए। क्लियर। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आप यहाँ पे जो क्लॉज 1 आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया है, इसको यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल के अपना, इसी से आपकी लिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। क्लियर हो गया। अब आते हैं 2019 सॉरी सेक्शन 219 के ऊपर। 219 बात कर रहा मैरिज की। अब देखो हम कहते हैं कि एनी पर्सन कैन ब्रिंग द लॉ इनटू मोशन, एनी पर्सन कैन इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, बट ये हर केस में नहीं हो सकता। देखो जो मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, तो आप पड़ोसी आप पहुंच गए थाने कि उस घर में बहुत झगड़ा हो रहा है हस्बैंड वाइफ में, मैं वाइफ की तरफ से कंप्लेन फाइल करता हूँ। बोला क्यों, बोला FIR लिखो, किसी भी क्रिमिनल लॉ को मोशन में कोई भी ला सकता है। बोला जाके 219 BNSS पढ़ो,
दिस इज द जनरल रूल कि कोई भी ला सकता है, बट इट्स एक्सेप्शन। यहाँ पे कंप्लेंट या तो एग्रीव्ड पर्सन कर सकता है या उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट्स, रिलेटिव या गार्जियन कर सकते हैं। यानी किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या तो महिला खुद या उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव या गार्जियन। आप नहीं बिना बात 30 मार का मत बनिएगा जाके, ठीक है। अब आर्म फोर्सेस के केसेस में भी क्या है, इसमें भी एक स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है। आर्म फोर्सेस के भी जो केसेस होते हैं ना, उनमें भी एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। अब आता 220 में, ये 198A ऑफ CRPC था, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। अब 85 क्या है, 85 कहता है क्रुएलिटी, व्हेन समवन इज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी, डोमेस्टिक क्रुएलिटी। तो यहाँ पे जिस एग्रीव्ड पर्सन है वही कंप्लेन कर सकता है और किसी उस पर नहीं होगा, या कोई दूसरा व्यक्ति विद द प्ली ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से, जो ब्लड मैरिज और अडॉप्शन से उसके साथ जुड़ा हो, यानी उसका रिलेटिव हो। 221 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अब आपने मैरिटल रेप सुना होगा एक वर्ड, सेक्शन 67 और BNS में हम पढ़ते हैं मैरिटल रेप। अब जहाँ पे मैरिटल रेप की बात आती है तो भैया वो वाइफ के द्वारा ही हो सकता है, किसी और के द्वारा नहीं होगा। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि 199 CRPC था। ये जो ब्लैक में लिखे हैं ना, ये आपके CRPC के सेक्शंस लिखे हैं कॉरस्पॉन्डिंग, इनको नोट कर लेना। प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन। अब जब आता है तो जिसका डिफेमेशन हुआ है वही यहाँ पे, जिसका डिफेमेशन हुआ वही करेगा ना, जो एग्रीव्ड पर्सन है। अब ऐसा नहीं है कि तुमने किसी के खिलाफ कुछ कह दिया तो तीसरा व्यक्ति पहुंच गया कि इसके खिलाफ केस फाइल करो, नहीं भैया, ओनली एग्रीव्ड पर्सन कंप्लेंट करेगा। और एग्रीव्ड पर्सन को कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाई ब्लड रिलेशन, अडॉप्शन और मैरिज, बाई ब्लड अडॉप्शन और मैरिज उससे रिलेटेड है, उसका रिलेटिव है, वो कर सकता है। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस आ जाता है कि कोई भी कंप्लेंट जो है वो गवर्नमेंट का सैंक्शन लेकर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा भी की जा सकती है। इसका मैं जिस्ट बता रहा हूँ आपको। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सब सेक्शन 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन संहिता व्हेन ऑफेंस फॉलिंग अंडर सेक्शन 356 ऑफ द BNS इज अलेज्ड टू हैव बीन। डिफेमेशन का जब जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डिफेमेशन हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हो जाए, गवर्नर ऑफ स्टेट का हो, भाई LG का हो जाए, केजरीवाल जी देखो कहते रहते थे LG के बारे में कुछ कुछ, या किसी, इट्स अ जोक अपार्ट, आपको बस पता होनी चाहिए चीज़ें। देखो कभी भी लीगल जुडिशियल एस्पिरेंट्स को किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। यू मस्ट बी टोटली फेयर एंड यू मस्ट टॉक विद वेरी रीजनिंग। तो यहाँ पे देखो, कोर्ट ऑफ सेशन में टेक कॉग्निजेंस विदाउट द केस बीइंग कमिटिंग। मैंने आपको कहा था ना कि जनरल रूल की एक्सेप्शन होगी, ये वो एक्सेप्शन है कि भैया विदाउट कमिटल भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो ले सकता है। कहाँ ले सकता है, 222 के सब सेक्शन 2, जहाँ 4-2 एक साथ आ गए। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमारा ये जो है चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आज की क्लास में हमने देखो किस तरह से कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। जो स्पेशल जनरल रूल क्या है, 210 में हम पढ़ के आए कि भैया कंप्लेंट के ऊपर, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर या सुओ मोटो, 3 तरह से कोर्ट ले सकता है। बट इसके हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े कि अगर पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है, आर्म फोर्सेज से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है, कोर्ट से रिलेटेड कोई ऑफेंसेज हैं जैसे फॉल्स एविडेंस या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स देना, तो उसमें। सो in today's class we understand the procedural conditions of taking the cognizance by a magistrate court। ठीक है, तो ये आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको लगा है कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपके लिए भाई वैल्यूएबल है, इन्फॉर्मेटिव है, लोगों तक जाना चाहिए, तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कंटेंट अच्छा है तो इसको यार शेयर करो, लाइक करो। जितने देखो रेगुलर क्लासेस बनाने में तभी मन लगता है क्योंकि मेरी रेगुलर क्लास भी होती हैं जो मेन कोर्स में है, उसके बावजूद मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर भी 1-2 लेक्चर के लिए टाइम निकालने की। सो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा मन करेगा बनाने को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कमेंट्स का, लाइक्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।